स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में लगेंगे टोल टैक्स। अब आम लोगों की जेब होगी खाली, क्योंकि गांव और देहात में भी सड़क पर चलने को लेकर के देने होंगे टैक्स। अब सम्राट चौधरी ने लोगों को दी राहत, कहा निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टैक्स। दरअसल बात है कि बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर के जारी भ्रम के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि निजी यानी कि प्राइवेट गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा और लोगों को सरकार राहत देगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि परिवार के साथ निजी गाड़ियों से आने जाने वाले लोगों को टोल नहीं देना होगा। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि टोल टैक्स केवल कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक वाहनों से लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कमर्शियल गाड़ियों पर टोल टैक्स लगना चाहिए, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को इसे बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद स्टेट हाईवे पर निजी कार और फिर अन्य प्राइवेट वाहनों से टोल वसूली को लेकर के बनी असमंजस की स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है। दरअसल बिहार में स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की नई व्यवस्था को लेकर के पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी तेज थी और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निजी वाहन मालिकों को राहत देने की घोषणा करते हुए साफ कर दिया है कि सरकार आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों से तय व्यवस्था के अनुसार टोल टैक्स लिया जाएगा। खान सर की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड मांगा। यह दरअसल बात है कि पटना में कोचिंग संस्थान से जुड़े गोलीबारी मामले में शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत ने पुराने आपराधिक इतिहास से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है। करीब 40 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई बुधवार 8 जुलाई 2026 तक तय कर दिया, यानी कि आज तक। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोशन आनंद के पक्ष की शिकायत के बाद खान सर की कथित आपराधिक पृष्ठभूमि का मुद्दा अदालत में उठा है। इसके बाद जिला जज रूपेश देव ने संबंधित रिकॉर्ड और फिर दस्तावेज पेश करने को कहा है। बिहार की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा बांकीपुर, प्रशांत किशोर बदलेंगे समीकरण या फिर चलेगा तेजस्वी का तिलमिस। दरअसल बात है कि पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है। प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे मुकाबला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया है। यह सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत घर मानी जाती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनावी समीकरण को नई दिशा दे दी है और अब इस मुकाबले पर पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतार करके सामाजिक और फिर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा करके नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करेंगे या तेजस्वी यादव की रणनीति एक बार फिर से विपक्षी राजनीति पर अपना असर दिखाएगी। बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक विधानसभा सीट की जीत हार तक सीमित नहीं माना जा रहा है। ये चुनाव तय कर सकता है कि बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति कितनी जमीन पकड़ती है और आरजेडी का मौजूदा प्रभाव कितना मजबूत है। बीजेपी ने भी अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाकर के अपने घर को बचाने की चुनौती स्वीकार कर ली है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प हो गया है। बिहार में अब पीएम आवास महिलाओं के नाम पर ही होंगे पास, नगर विकास विभाग का आदेश। दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि योजना के तहत आवास का स्वामित्व परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर होना अनिवार्य होगा। यानी कि अब पीएम आवास योजना के तहत घरों की स्वीकृति में महिलाओं को पहला हक मिलेगा। विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक लाभार्थियों के चयन और फिर आवास की स्वीकृति से पहले जरूरी दस्तावेजों और पात्रता की जाँच की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर के उन्हें सामाजिक और फिर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। महिला मुखिया नहीं होने की स्थिति जैसे विशेष मामले के लिए योजना के नियमों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सरकार के इस फैसले से बिहार की लाखों महिलाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। अब पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने पर महिलाओं के नाम को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे परिवार की संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी मजबूत होगी। नगर विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को नए दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। 6 बॉयफ्रेंड नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि कितने मेरा बॉयफ्रेंड। पति की कातिल पत्नी का चौंकाने वाला कबूलनामा। मामला बिहार के किशनगंज जिला से।
दरअसल बात है कि बिहार के किशनगंज जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र में रिजवान हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपी पत्नी डेजी परवीन से जुड़ा चौंकाने वाला दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में डेजी ने कहा कि 6 बॉयफ्रेंड नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं पता है कि शादी के बाद 13 सालों में कितने लोग मेरी जिंदगी में आए। पुलिस के अनुसार डेजी ने अपने प्रेमी अनवर के साथ मिलकर के पति रिजवान की हत्या की साजिश रची थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2013 में शादी के महज 18 दिन बाद रिजवान नौकरी के लिए कुवैत चला गया था और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए वह घर आता था। इसी दौरान डेजी की जिंदगी में दूसरे पुरुषों के आने और फिर बाद में पुराने प्रेमी अनवर से नजदीकियां बढ़ने की बात कही गई है। जब 18 जून 2026 को रिजवान हमेशा के लिए भारत लौट आया और दोबारा कुवैत नहीं जाने की बात कही तो कथित तौर पर डेजी और अनवर परेशान हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 जुलाई की रात अनवर लोहे की रोड लेकर के घर में पहुंचा और डेजी ने मुख्य दरवाजा खोल करके उसे अंदर आने दिया। आरोप है कि सो रहे रिजवान पर हमला किया गया और बाद में चोरी डकैती की झूठी कहानी गढ़ के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई। तकनीकी जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने डेजी और फिर अनवर को गिरफ्तार किया तथा कथित वारदात में इस्तेमाल रॉड और फिर मृतक के मोबाइल बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। सड़क पर चलिए तो टैक्स, शमशान में भी टैक्स, नई टोल नीति पर एनडीए सरकार पर बरसे आरजेडी। दरअसल बात है कि बिहार में नई टोल नीति को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। आरजेडी ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने सरकार की टोल नीति की जन विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की हालात ऐसी हो गई है कि सड़क पर चलिए तो भी टैक्स और शमशान में भी टैक्स। आरजेडी का आरोप है कि महंगाई के इस दौर में सरकार जनता को राहत देने के बजाय उस पर नया आर्थिक बोझ डाल रही है। नई टोल व्यवस्था के तहत स्टेट हाईवे, बड़े पुलों, बाईपास और फिर सुरंगों पर अलग अलग श्रेणियों के वाहनों से शुल्क वसूली की व्यवस्था की जा सकती है। विपक्ष का कहना है कि इसका सीधा असर आम लोगों, गाड़ी चलाने वालों और फिर परिवहन से जुड़े कारोबार पर पड़ेगा। नई टोल नीति को लेकर के अब बिहार की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे सड़क और फिर पुलों के बेहतर रखरखाव और फिर व्यवस्था से जोड़ करके देख रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी इसे जनता की जेब पर हमला बता रही है। राजद ने साफ कर दिया है कि सरकार को इस जन विरोधी नीति पर पूर्ण विचार करना चाहिए और आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने से बचना चाहिए। बिहार के हर जिले में खुलेंगे निगरानी थाना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तैयारी। दरअसल बात यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। जब बिहार के प्रत्येक जिले में निगरानी थाना और फिर सभी अनुमंडलों में निगरानी ओपी स्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा ताकि शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई हो सके। सरकार की योजना के मुताबिक बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में विशेष निगरानी न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा हो और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके साथ ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, स्पेशल विजिलेंस यूनिट और फिर आर्थिक अपराध इकाई को आधुनिक तकनीक तथा विशेषज्ञों की मदद से और प्रभावी बनाने की पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार में शामिल मंत्री, विधायक या फिर छोटे बड़े अधिकारी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जब सरकार भ्रष्टाचारियों की पहचान करके उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई करेगी और जब्त परिसरों में स्कूल तक संचालित करने की योजना पर काम करेगी। सरकार का दावा है कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी और फिर ट्रस्ट के जरिए बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में सख्त कदम उठाए जाएंगे। जिनके दादा परदादा की हो चुकी है मौत, उसके घर जाकर के वारिसों के नाम जमीन का म्यूटेशन करेंगे कर्मचारी। दरअसल बात है कि बिहार में पुश्तैनी जमीन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जिन जमीन मालिकों यानी कि रैयतों की मौत हो चुकी है और अब भी जमीन की जमाबंदी उनके नाम पर चल रही है, तो ऐसे मामले में राजस्व कर्मचारी खुद उनके घर जाकर के जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद मृत रैयत के कानूनी वारिसों के नाम जमीन की म्यूटेशन यानी कि नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नई व्यवस्था का मकसद दादा परदादा या फिर अन्य मृत पूर्वजों के नाम पर वर्षों से चली आ रही जमाबंदी को अपडेट करना और जमीन विवादों को कम करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व कर्मचारियों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार की गई है और पूरी जमाबंदी प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने पर जोर है ताकि काम में पारदर्शिता आए और लोगों को बार बार अंचल कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़े। सरकार की इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है जिनकी जमीन अब भी मृत पूर्वजों के नाम दर्ज है। कर्मचारी घर जाकर के वारिसों से संबंधित जानकारी और फिर जरूरी प्रक्रिया पूरी कराने में मदद करेंगे।
जबकि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। माना जा रहा है कि इससे बिहार में भूमि रिकॉर्ड यानी कि जमीन रिकॉर्ड अपडेट करने और विस्तार से विरासत से जुड़े जमीन विवाद को कम करने में मदद मिलेगी। बिहार में ग्रीन एनर्जी को मिलेगी नई रफ्तार, 10 लाख घरों को मुफ्त सोलर बिजली देने पर केंद्र सरकार की योजना। दरअसल बात है कि बिहार में ग्रीन एनर्जी को लेकर के नई रफ्तार देने की तैयारी हो रही है, जहां राज्य के यानी कि बिहार की ऊर्जा मंत्री शैलेंद्र कुमार उर्फ बुलो मंडल और ऊर्जा सचिव ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके हरित ऊर्जा परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। इस दौरान बिहार में सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और फिर दूसरे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना के विस्तार पर भी खासा जोर दिया गया है, जब बिहार सरकार ने करीब 10 लाख घरों तक मुफ्त सोलर बिजली का लाभ पहुंचाने की दिशा में केंद्र से सहयोग पर चर्चा की है। इसके साथ ही 3305 मेगावाट क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और पीएम कुसुम योजना के तहत योजना के अगले चरण जैसे अहम मुद्दे भी उठाए गए हैं। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं को केंद्र और फिर सहयोग मिलने से बिहार में स्वच्छ ऊर्जा का दायरा तेजी से बढ़ेगा और आम लोगों को बिजली खर्च में राहत मिल सकती है। साथ ही किसानों और फिर ग्रामीण इलाकों को भी सौर ऊर्जा योजना से फायदा पहुंचाने की तैयारी है, जब बिहार सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत नीति को आगे बढ़ाने और राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाने के लिए भी केंद्रीय मदद मांगी है। बीपीएससी में बिहार टॉपर श्रद्धा पांडे ने बताया सफलता का मंत्र, बोली प्लानिंग के साथ पढ़ाई जरूरी। दरअसल बात है कि बीपीएससी की परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाली श्रद्धा पांडे ने अपनी सफलता का मंत्र शेयर किया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग, मजबूत रणनीति और लगातार तैयारी बेहद जरूरी है। अभ्यर्थियों को सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए और उसी अनुसार पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए। श्रद्धा पांडे के मुताबिक किसी भी विषय के बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना सफलता की सबसे अहम कुंजी है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि सिर्फ ज़्यादा घंटे पढ़ने के बजाय पढ़ाई की गुणवत्ता पर जरूर ध्यान दें, साथ ही साथ अपनी कमजोरी को पहचानें, कमजोर विषयों पर ज़्यादा फोकस करें और नियमित अभ्यास के जरिए गलतियों में सुधार लाएं। वहीं पर बीपीएससी टॉपर ने कहा कि सिलेबस को अच्छी तरह से समझ करके समय का सही बंटवारा करना चाहिए और हर विषय के लिए अलग रणनीति बनानी चाहिए। उनका मानना है कि सही दिशा में लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और फिर योजना के साथ की गई तैयारी से बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। श्रद्धा पांडे की ये उपलब्धि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। बिहार में ग्रेजुएट छात्रों के खाते में कब आएंगे 50,000 प्रोत्साहन राशि योजना पर आया बड़ा अपडेट। दरअसल बात है कि बिहार की ग्रेजुएट छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र छात्रों को 50,000 रुपए की राशि देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ताजा अपडेट के मुताबिक आवेदन और फिर डेटा सत्यापन का पूरा काम होने के बाद अब छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत बिहार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक पास पात्र छात्राओं को एक मुश्त 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1.5 लाख से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है। राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजी जाएगी, इसलिए बैंक खाता और फिर जरूरी जानकारी सही होना बेहद जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कब आएगा। तो ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि सभी छात्रों के लिए कोई एक निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में जिन छात्रों का आवेदन और फिर सत्यापन पूरा है, उन्हें अपने बैंक खाते और फिर आवेदन की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बिहार में देसी मछली पालन पर सरकार दे रही है 60% तक सब्सिडी, 31 अगस्त तक करे आवेदन। दरअसल बातें हैं कि बिहार में देसी मछली पालन करने वाले किसानों और फिर मछुआरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना शुरू की है, जिसके तहत देसी मछलियों के पालन पर 60% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मकसद तेजी से कम हो रही देसी मछलियां प्रजातियों का संरक्षण करना और मछली पालनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत माइनर कार्प, कैटफिश, वायुश्वासी मछलियां, झींगा पालन और मोती उत्पादन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये योजना बिहार के सभी 38 जिलों में लागू होगी और फिर निजी तालाबों के साथ पट्टे पर किए गए सरकारी तालाबों में भी पात्रता के अनुसार लाभ मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और फिर कमाई के अवसर पैदा होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है। आवेदन बिहार मत्स्य विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है। एक व्यक्ति या फिर परिवार को
मत्स्यिकी की केवल एक अवयव पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसलिए आवेदन से पहले योजना की शर्तों और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है। बिहार में बनेगा पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब। इसरो के सहयोग से छात्रों को मिलेगी स्पेस साइंस की ट्रेनिंग। दरअसल बात है कि बिहार के छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से जुड़ने का बड़ा मौका मिलने जा रहा है। पटना स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में स्पेस साइंस, खगोल विज्ञान, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक तकनीकों के प्रति रुचि बढ़ाना है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक क्लब छात्रों को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधियों से जोड़ने का मंच देगा। इस स्पेस क्लब के जरिए विशेषज्ञ व्याख्यान, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, विज्ञान संवाद, प्रतियोगिताएं और फिर छात्र अनुसंधान परियोजनाएं आयोजित की जाएगी। छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ उभरते तकनीकों, रिसर्च और फिर स्किल डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। विश्वविद्यालयों का लक्ष्य बिहार और फिर पूर्वी भारत के छात्रों को स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। एग्जाम के लिए मोबाइल में देख करके ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल, बिहार के सरकारी स्कूलों के सिस्टम की खुली पोल। दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर जिले के सरकारी स्कूलों में परीक्षा व्यवस्था की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। पहली से 8वीं कक्षा तक चल रही त्रैमासिक परीक्षा के दौरान कई स्कूलों में प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं होने की वजह से शिक्षकों को मोबाइल फोन में सवाल देख करके ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ा। इसके बाद छात्र छात्राओं ने ब्लैक बोर्ड से सवाल अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारे और फिर जवाब लिखना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला बिहार के सरकारी स्कूलों की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जिन बच्चों के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, वहां पर मोबाइल और ब्लैक बोर्ड के सहारे परीक्षा देना पड़ रहा है। इससे परीक्षा के संचालन, संसाधनों की उपलब्धता और फिर शिक्षा विभाग की तैयारी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद सरकारी स्कूलों के सिस्टम और फिर जमीनी व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में सुधार और फिर स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण मौके पर प्रश्न पत्रों की व्यवस्था नहीं होना बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है और क्या संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं, ये सवाल है। प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, बोले बिहार की राजनीति में होगा बड़ा धमाका। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। जब टीएमसी सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के फैसले का खुलकर के स्वागत किया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को काबिल और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि उनकी एंट्री बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका साबित हो सकती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि प्रशांत किशोर ने अपने फैसले से पूरे देश में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर के योग्य उम्मीदवार का समर्थन करने की अपील की है। खास बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने बांकीपुर के चुनावी मुकाबले को बेहद हाई प्रोफाइल बना दिया है। प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा के खुले समर्थन ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाते हैं। माना जा रहा है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा में भी बड़ा बदलाव कर सकता है। 8 जुलाई को बिहार के इन जिलों में आसमान से बरसने की आफत, मौसम विभाग ने जारी किया भयंकर आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में 8 जुलाई को मौसम का मिजाज बेहद खराब रहने की आशंका है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD यानी कि मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान में गर्जन और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। खास तौर पर उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पूर्व बिहार के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के जिला स्तरीय पूर्वानुमान के अनुसार दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर और वैशाली जिले में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ में गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इसके अलावा बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व हिस्सों में भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और फिर बिजली गिरने का खतरा जताया जा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे और फिर कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। किसानों और फिर बाहर काम करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तेज हवा और फिर वज्रपात जानलेवा साबित हो सकते हैं। वहीं पर आज 8 जुलाई के लिए मौसम विभाग की आधिकारिक चेतावनी में बिहार में भारी बारिश, आंधी और फिर बिजली गिरने की संभावना दर्ज की गई है।
गया में बच्चा चोरी की अफवाह से मचा हड़कंप। रेलवे परियोजना के सुरक्षा गार्ड को हिरासत में लेकर के पूछताछ में जुटे पुलिस। दरअसल बातें हैं कि बिहार के गया जिला के मानपुर प्रखंड के अंतर्गत ब्रजेश नगर दलित बस्ती में मंगलवार देर रात बच्चा चोरी की अफवाह फैलने से हड़कंप मच गया। खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घरों से बाहर निकल आए और इलाके में अफरा तफरी तथा तनाव की स्थिति बन गई। इसी दौरान ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति रेलवे परियोजना से जुड़ा सुरक्षा गार्ड बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उस पर बच्चा चोरी की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की है। हालांकि शुरुआती स्तर पर बच्चा चोरी की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच कर रही है। कौन है बांकीपुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार, जिनका मुकाबला प्रशांत किशोर से? दरअसल बात है कि बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं और फिलहाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बताए जाते हैं। इससे पहले वे पटना महानगर भाजयुमो के अध्यक्ष, मंडल मंत्री और फिर महामंत्री जैसे पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उन्होंने बूथ स्तर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और करीब 26-27 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं और कायस्थ समुदाय से आते हैं। बांकीपुर सीट पर कायस्थ मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी को बीजेपी की सामाजिक और फिर संगठनात्मक रणनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। पार्टी ने एक लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ता पर भरोसा जता करके अपने कैडर को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अब अभिषेक कुमार का मुकाबला प्रशांत किशोर समेत अन्य उम्मीदवार से होगा, जिससे बांकीपुर का उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए में होने वाला है बड़ा खेल। 10 जुलाई को सम्राट चौधरी ने बुलाई है मेगा बैठक, सीएम नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में 10 जुलाई को बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की 5 घटक दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ सरकार और फिर संगठन के बीच तालमेल पर चर्चा होगी। इस अहम बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। जब बैठक को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मेगा बैठक में एनडीए के 5 सहयोगी दलों के जिलाध्यक्ष जुड़ेंगे और सरकार के कामकाज का जमीनी फीडबैक लिया जाएगा। योजनाओं के क्रियान्वयन, संगठन की स्थिति और फिर गठबंधन के भीतर बेहतर समन्वय जैसे मुद्दों पर मंथन होने की संभावना है। बिहार में राजस्व न्यायालयों में अब सिर्फ ऑनलाइन साक्ष्य होंगे मान्य, भौतिक दस्तावेज लेने पर रोक, दिलीप जायसवाल। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्व कार्यालय में सुनवाई के दौरान आवेदक या फिर विपक्षी पार्टी से किसी भी तरीके के भौतिक यानी कि कागजी दस्तावेज और फिर साक्ष्य स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी जरूरी दस्तावेज और सबूत केवल राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली यानी कि RCMS पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्व न्यायालय को पारदर्शी, तकनीकी आधारित और फिर नागरिक हितैषी बनाना है। अगर सुनवाई के दौरान किसी अतिरिक्त दस्तावेज या फिर साक्ष्य की जरूरत पड़ती है तो संबंधित पक्ष को उसे भी RCMS पोर्टल पर ही अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जब सभी राजस्व न्यायालयों को केवल पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कटाव रोकने के लिए प्रशासन ने निकाला ब्रह्मास्त्र, कोसी नदी में डाले जा रहे हैं हाथी पांव। दरअसल बात है कि बिहार के खगड़िया जिला में कोसी नदी के तेज कटाव से शिशुआ गांव पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। नदी की धार लगातार जमीन और फिर घरों को अपनी चपेट में ले रही है, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए हैं और ग्रामीणों में डर का माहौल है। हालात को देखते हुए प्रशासन और फिर जल संसाधन विभाग ने कटाव रोकने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। जब कोसी की तेज धारा को नियंत्रित करने के लिए नदी में बड़े बड़े विशेष कंक्रीट स्ट्रक्चर डाले जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय तौर पर हाथी पांव कहा जा रहा है। इस भारी संरचनाओं का मकसद पानी की तेज धार की ताकत को कम करना और नदी किनारे हो रहे कटाव को रोकना है। इसके साथ ही अन्य कटाव रोधी कार्यों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शिशुआ गांव और फिर आसपास के इलाकों को बचाया जा सके। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और फिर प्रभावित इलाकों में तेजी से बचाव कार्य चल रहा है।
नितिन गडकरी से मिले पप्पू यादव, सीमांचल के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, NH 107 के ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा। दरअसल बातें हैं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके कोसी सीमांचल की लंबित सड़क परियोजनाओं और फिर बदहाल राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्दा उठाया है। बैठक में 6 लेन एक्सप्रेसवे समेत कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर चर्चा हुई है। पप्पू यादव ने क्षेत्र की खराब सड़कों और फिर अधूरे निर्माण कार्यों से जनता को हो रही परेशानी की जानकारी भी केंद्रीय मंत्री को दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव ने परसना से बनमखी तक NH 107 के निर्माण में देरी और काम की खराब स्थिति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय करने और फिर लापरवाही पर सख्ती का भरोसा दिया है। जहां सांसद ने मांग की है कि वर्षों से लंबित सड़क परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल और फिर आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कोसी सीमांचल के लिए 6 लेन एक्सप्रेस वे को लेकर की भी बैठक में सकारात्मक संकेत मिलने की बात सामने आई है। पप्पू यादव का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से सीमांचल में व्यापार, रोजगार और फिर विकास को नई रफ्तार मिलेगी। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद अब उम्मीद बड़ी है कि लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम होगा और फिर NH 107 के निर्माण में लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, 3 नए नियम लागू। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर के शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों का वेतन ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि स्कूल आने जाने के समय की डिजिटल निगरानी अब सीधे वेतन प्रक्रिया से जुड़ जाएगी, जिससे समय पर उपस्थिति दर्ज करना बेहद जरूरी होगा। नए नियमों में सबसे अहम प्रावधान यह है कि अगर कोई शिक्षक 1 महीने में 3 बार देर से स्कूल पहुंचता है तो उसका 1 दिन का वेतन काटा जा सकता है। वहीं पर निर्धारित समय से पहले स्कूल छोड़ने के मामलों पर भी सख्ती की जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी में दर्ज समय के आधार पर देर से आने और फिर जल्दी जाने की निगरानी होगी। तीसरे बड़े बदलाव के तहत उपस्थिति और फिर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने पर जोर दिया गया है। इससे मैनुअल हाजिरी में गड़बड़ी रोकने और फिर शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा विभाग की इस सख्ती के बाद अब शिक्षकों के लिए समय पर स्कूल पहुंचना, तय समय तक मौजूद रहना और फिर ई-शिक्षा कोष पर सही उपस्थिति दर्ज करना बेहद जरूरी हो गया है। बिहार के बाहर भेजा जा सकेगा एथेनॉल, सम्राट कैबिनेट से जल्द मिलेगी मंजूरी। दरअसल बात है कि बिहार में एथेनॉल उद्योग को बड़ी राहत देने की तैयारी है। राज्य में उत्पादित एथेनॉल को अब पेट्रोलियम कंपनियों के अलावा अन्य औद्योगिक उपयोग के लिए भी बिहार से बाहर भेजने की अनुमति मिल सकती है। उद्योग विभाग की मांग पर इससे जुड़ी नीति में बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब तक बिहार में बनने वाले एथेनॉल की बिक्री को लेकर के कई तरह की सीमाएं थी, लेकिन प्रस्तावित बदलाव के बाद दूसरे राज्यों के उद्योगों को भी इसकी आपूर्ति का रास्ता खुल सकता है। इससे बिहार के इथेनॉल प्लांटों को बड़ा बाजार मिलेगा, उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और निवेशकों के लिए भी नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम से एथेनॉल उद्योग के साथ किसानों को भी फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि मक्का और फिर अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में एथेनॉल उत्पादन को नई रफ्तार मिलेगी और राज्य के बाहर गैर पेट्रोलियम औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी बिक्री आसान हो जाएगी। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने किशनगंज में नदी कटाव को लेकर के केंद्र सरकार से जो मांग की थी, अब केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। जी हां, किशनगंज में हर साल बाढ़ और नदी कटाव हजारों परिवारों के लिए बड़ी परेशानी बनता है। कई गांव की जमीन नदियों में समा जाती है, सड़कें टूट जाती है और लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। अब इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी कदम बढ़ाया है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद द्वारा लोकसभा में नदी कटाव का मुद्दा उठाए जाने के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार सरकार से इस मामले में विस्तृत से रिपोर्ट और की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी है। आखिर केंद्र सरकार ने क्या कहा है और अब आगे क्या हो सकता है, इस बारे में जानेंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात यह है कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे नदी कटाव का मुद्दा अब केंद्र सरकार तक पहुंच गया है। सांसद डॉक्टर जावेद आजाद द्वारा लोकसभा में नियम 377 के तहत इस गंभीर समस्या को उठाने के बाद जल शक्ति मंत्रालय ने आधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र भेजते हुए कहा कि नदी कटाव की समस्या राज्य सरकार की अधिकार क्षेत्र से जुड़ा विषय है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करें और जो भी कदम उठाए जाएं उसकी विस्तृत रिपोर्ट
रिपोर्ट सीधे सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उस कार्रवाई की जानकारी जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने कहा था कि किशनगंज जिले के कई इलाकों में लगातार नदी कटाव हो रहा है। हर साल हजारों परिवार इसकी चपेट में आ जाते हैं। जब कटाव के कारण किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा जाती है, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और आबादी वाले क्षेत्रों पर भी खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई परिवारों के सामने विस्थापन जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए अस्थायी और फिर प्रभावी समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को हर साल इस समस्या का सामना न करना पड़े। अब जल शक्ति मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को भेजे गए पत्र को सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद की पहल का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। इससे उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करके आवश्यक योजनाओं पर तेजी से काम करेगी। फिलहाल कटाव प्रभावित गांव के लोगों की नजरें अब बिहार सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कटाव रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाएगी, ताकि हर साल होने वाले नुकसान से राहत मिल सके और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित भविष्य मिल सके। जहां आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है और कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि इस बार पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि इस बार नया आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ये कहा जा रहा था कि पदवार आरक्षण की तीसरे चरण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं होने के कारण पंचायत चुनाव तय समय पर कराना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव अपने तय समय यानी कि दिसंबर 2026 में ही कराए जाएंगे। जहां उन्होंने कहा कि चुनाव की सभी तैयारियां चल रही हैं और इस बार नया आरक्षण रोस्टर भी लागू किया जाएगा। मंत्री ने बताया है कि मौजूदा आरक्षण रोस्टर को लागू हुए लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं। कानून के अनुसार हर 10 साल बाद आरक्षण रोस्टर में बदलाव करना जरूरी होता है। इसी नियम के तहत इस बार होने वाले पंचायत चुनाव में नया रोस्टर लागू किया जाएगा। जब दीपक प्रकाश ने कहा कि आरक्षण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चल रही है। उन्होंने बताया है कि आरक्षण तय करने के लिए साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा गया है। इसी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया है, जबकि महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा जो सीटें आरक्षित श्रेणी में नहीं आएंगी वह अनारक्षित मानी जाएगी। मंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नया रोस्टर लागू होने का मतलब ये नहीं है कि हर पंचायत या फिर हर सीट की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। हालांकि कई क्षेत्रों में आरक्षण की श्रेणी में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जनसंख्या और फिर तय नियमों के आधार पर ही की जाती है। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है। कुल 8053 मुखिया, 8053 पंचायत सरपंच, 1,09,635 वार्ड सदस्य, 1,09,635 पंच, उसके बाद 11,085 पंचायत समिति सदस्य और 1160 जिला परिषद सदस्यों के पदों के लिए मतदान कराए जाएंगे। वहीं पर फिलहाल सरकार के इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारी जारी है। अब सभी की नजरें निर्वाचन आयोग की आगे की प्रक्रिया और फिर नए आरक्षण रोस्टर की अंतिम सूची पर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।